ताजमहल हाइट्स मुंबई के एक पॉश इलाके में सुबह की धूप बिखर रही थी। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी, पर वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई अनकहा रहस्य दीवारों के पीछे छुपा हो। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक काले रंग की लग्जरी कार झटके से रुकती है। ब्रेक की तीखी आवाज से सामने फुटपाथ पर बैठी एक बुजुर्ग महिला चौंककर पीछे हटती है। उसके मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए सफेद बाल और थकी हुई आंखों में डर और थकावट साफ झलकती है। उसके पैरों के पास एक पुराना कटोरा पड़ा है, जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे हैं। कार से बाहर निकलता है आर्यन मेहरा, मुंबई का एक मशहूर उद्योगपति, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी। लंबा, सजीला और हमेशा प्रेस किए हुए सूट में रहने वाला ये आदमी आज कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी आंखें उस महिला पर अटक गई थीं। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसकी निगाह उस महिला की कलाई पर बंधे एक पुराने, फटे हुए लेकिन बेहद खास साड़ी के टुकड़े पर पड़ी। ये वही डिजाइन था, वही रंग, वही कढ़ाई जिसे उसने बचपन में अपनी माँ के हाथों में देखा था। उसकी सांसें थम गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके बचपन की सारी यादें, धुएं से भरा आकाश, आग की लपटें और एक औरत की चीखें अचानक उसके सामने जीवंत हो उठीं। आर्यन ने झुककर महिला की ओर हाथ बढ़ाया। आप ठीक हैं? उसकी आवाज में भय और विस्मय दोनों थे। महिला ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें कोई ऐसा दर्द था जो सालों से बोलना चाहता था। सर, क्या हुआ? प्रिय शर्मा, आर्यन की सेक्रेटरी और विश्वासपात्र, तेजी से बाहर आई। उसने भी उस महिला को देखा और थोड़ी झिझक के साथ बोली, ये कोई भिखारिन लगती है, शायद। मैं जानता हूँ ये कौन है। या शायद जानता हूँ, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें अब भी उस साड़ी के टुकड़े पर टिकी थीं। इन्हें अंदर ले चलो, आर्यन ने आदेश दिया। अब से ये मेरे घर की मेहमान हैं। लेकिन सर, प्रिय ने कुछ कहना चाहा, पर आर्यन की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। प्रिय ने चुपचाप सिर हिलाया। महिला को उठाकर बड़े आदर से ड्राइंग रूम में लाया गया। आलीशान फर्नीचर, महंगे कालीन और आधुनिक कला से सजे उस कमरे में उसकी उपस्थिति एक अजीब विरोधाभास थी। उसने एक कोने में बैठते हुए कांपते हाथों से साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। आर्यन ने उसे पानी दिया, जो उसने धीरे धीरे पिया। उसकी आंखें अब भी इधर-उधर भटक रही थीं, जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रही हो। आपका नाम क्या है? आर्यन ने कोमल स्वर में पूछा। महिला ने कुछ बुदबुदाया, माया। आर्यन की आंखें फैल गईं। माया उसकी मां का नाम, जिसे वो 5 साल की उम्र में एक भयानक दंगे के दौरान खो बैठा था। आप बनारस से हैं? उसने अगला सवाल किया। महिला ने सिर हिलाया, फिर रुककर कहा, हाँ। गंगा किनारे। आग। बहुत लोग भागे। उसके शब्द टूटे हुए थे, पर उनमें एक सच्चाई थी जो आर्यन के दिल की दीवारों को हिला रही थी। प्रिय, जो पास खड़ी सब कुछ देख रही थी, अब चिंतित हो उठी थी। सर, क्या आप सोच रहे हैं कि ये आपकी मां हो सकती हैं? आर्यन चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक संघर्ष साफ नजर आ रहा था। उसने फैसला किया। प्रिय, डॉक्टर मिश्रा को फोन करो और डीएनए टेस्ट की तैयारी करवाओ। मैं जानना चाहता हूं कि ये महिला माया देवी मेरी मां है या नहीं। प्रिय ने सिर हिलाया और फौरन फोन मिलाने लगी। आर्यन महिला के पास फर्श पर बैठ गया। मां, ये शब्द उसके होठों से अपने आप निकला। क्या आप मुझे पहचानती हैं? माया की आंखों में एक झलक उभरी, जैसे किसी खोए हुए अतीत की, पर फिर वो झलक फीकी पड़ गई। उसने आर्यन का हाथ थामा और कहा,
तू मेरे आर्यन जैसा दिखता है। वो भी मुझे ऐसे ही देखता था। आर्यन का दिल टूटने को आया। वो जानता था यही उसकी माँ है, लेकिन सबूत चाहिए था और इंतजार भी। उस रात आर्यन ने महिला के लिए एक साफ सुथरा कमरा तैयार करवाया। डॉक्टर मिश्रा ने आकर माया की जांच की और कहा कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहद नाजुक है। इनके ज़हन में बहुत दर्द छिपा है, डॉक्टर ने बताया। हो सकता है सही देखभाल और माहौल से ये कुछ यादें वापस पा सकें। डीएनए सैंपल लिए गए। परिणाम आने में कुछ दिन लगेंगे। आर्यन उन दिनों में अपनी तमाम बिजनेस मीटिंग्स रद्द करके सिर्फ माया के पास बैठता। उसे हल्की हल्की बातें करता, वही ललबीज गुनगुनाता जो उसे माँ ने कभी सुनाई थीं। कभी कभी वो बचपन की तस्वीरें दिखाता, वो जले हुए खिलौने जो उसके पिता ने बचाकर रखे थे। एक दिन माया ने अचानक पूछा, ये तस्वीर, इसमें ये बच्चा तू है? आर्यन की आंखें भर आईं। हाँ माँ, ये मैं हूं। और आप मेरी माँ हो ना? माया चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आर्यन का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, मुझे माफ करना बेटा, मैं बहुत सालों से खोई हुई थी। आर्यन रो पड़ा, जैसे 30 सालों का दर्द एक ही पल में बह निकला हो। प्रिय दूर से ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी। लेकिन इस नए रिश्ते की शुरुआत के साथ कोई खतरा भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एक हफ्ते बाद डीएनए रिपोर्ट आने वाली थी और इसी के साथ एक नया अध्याय, एक नए तूफान की भी शुरुआत होने वाली थी। अगले कुछ दिन महल जैसे मेहरा विला के गलियारों में एक अजीब सी शांति और उम्मीद दोनों का संगम था। आर्यन ने अपनी माँ माया की देखभाल के लिए एक विशेष नर्स रखी थी और खुद ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताने लगा था। हालांकि माया की याददाश्त अब भी क्षीण थी, लेकिन कुछ पल ऐसे आते थे जब उनकी आंखों में एक माँ की झलक, एक पहचान की किरण दिखाई देती थी। प्रिय शर्मा, जो हमेशा आर्यन के लिए केवल एक समर्पित सहायक से बढ़कर रही थी, अब इस पारिवारिक परिस्थिति में भी एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी थी। वह न केवल माया के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही थी, बल्कि आर्यन की भावनात्मक स्थिति को भी समझने लगी थी। आर्यन के लिए ये अनुभव केवल एक माँ को वापस पाने का नहीं था, बल्कि अपने खोए हुए अस्तित्व की खोज का भी था। एक सुबह प्रिय ने आर्यन को खबर दी कि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। वह रिपोर्ट को हाथ में लिए बेहद गंभीर दिख रही थी। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, खोलो प्रिय, मैं तैयार हूं, जो भी सच हो उसे स्वीकार करूंगा। प्रिय ने रिपोर्ट खोली और कुछ क्षण तक चुप रही। फिर उसने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, आर्यन, रिपोर्ट में लिखा है कि माया देवी और तुम माँ और बेटे हो। मेल 99.99% है। कुछ क्षणों तक जैसे समय ठहर गया। आर्यन की आंखें बंद हो गईं और उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सुकून था, ऐसा सुकून जो बरसों की तलाश के बाद मिला हो। उसने धीरे से कहा, मैंने दिल से महसूस किया था। अब विज्ञान ने भी कह दिया। उस शाम आर्यन ने एक छोटा सा पारिवारिक भोज रखा। केवल प्रिय, डॉक्टर मिश्रा और कुछ पुराने नौकर जो आर्यन की मां को बचपन से जानते थे उस भोज में आमंत्रित थे। माया को साड़ी पहनाई गई, उनकी बालों में गजरा लगाया गया। वह कुछ असमंजस में थीं, पर उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। भोज के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने माया से कुछ बातों के जरिए उनकी स्मृति को जागृत करने की कोशिश की। माया जी, उन्होंने कहा, क्या आपको बनारस की कोई याद आती है? कोई गली, कोई घाट? माया ने आंखें बंद कीं और कुछ देर चुप रही।
फिर बुदबुदाई, राजा घाट, तुलसी चौक और वो नीम का पेड़। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने फोन पर गूगल से बनारस की वो जगहें ढूंढ निकाली और माया को तस्वीरें दिखाईं। माया ने एक तस्वीर पर हाथ रखा। यह यह तो हमारे घर के पास का मंदिर था। प्रिय ने हल्के से मुस्कुराकर आर्यन की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये पुनर्मिलन की कहानी आकार लेने लगी, उसी के साथ किसी अज्ञात छाया का भी प्रवेश हो रहा था। एक दिन जब आर्यन ऑफिस से देर रात लौटा तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक अजनबी आदमी कई बार विला के बाहर घूमता पाया गया है। उसकी हरकतें संदिग्ध थीं, लेकिन वह कोई सीधा खतरा नहीं दिखा। आर्यन ने बात को हल्के में लिया, पर प्रिय सतर्क हो गई थी। अगले दिन माया को फोन आया। कॉल करने वाला कोई विजय नामक व्यक्ति था, जो खुद को माया का बेटा बता रहा था। उसने कहा, माँ, मैं हूँ विजय। आपको याद नहीं? आपको मेरी चिंता नहीं होती अब? माया घबरा गई। वह कुछ समझ नहीं पाई, बस इतना ही कहा, मुझे कुछ याद नहीं। प्रिय ने तुरंत फोन छीन लिया और नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। वह समझ गई थी कि ये कोई षड्यंत्र हो सकता है। आर्यन को जैसे जैसे अपनी मां की सच्चाई की पुष्टि हुई थी, वैसे वैसे उनकी संपत्ति, प्रसिद्धि और सुरक्षा एक निशाने पर आ चुकी थी। उसी शाम आर्यन ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और निजी जांच एजेंसी को विजय के नाम के पीछे के सच का पता लगाने को कहा। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आई। विजय वास्तव में कोई और नहीं बल्कि एक जाना माना ठग था, विनय ठाकुर, जो झूठे रिश्तों का नाटक करके अमीर लोगों को ब्लैकमेल करता था। वह ऐसे मामलों में माहिर था जहां मानसिक रूप से अस्थिर बुजुर्ग लोगों को फंसाकर संपत्ति हथियाने की कोशिश की जाती थी। प्रिय ने विनय की पूरी पृष्ठभूमि खंगाली। पता चला कि वह पहले भी 2 ऐसे मामलों में शामिल था, लेकिन सबूतों के अभाव में छूट गया था। अब उसने माया को निशाना बनाया था। शायद उसने मीडिया में माया के बारे में कुछ खबरें देख ली थीं, या फिर किसी अंदरूनी सूत्र ने उसे सूचना दी थी। आर्यन को अब साफ हो गया था, केवल अपनी मां को नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को, अपने परिवार के सम्मान को और माया के खोए वर्षों की गरिमा को भी बचाना है। उसने सुरक्षा बढ़ा दी। विला के चारों ओर सीसीटीवी लगाए गए, माया के कमरे के पास अतिरिक्त गार्ड नियुक्त किए गए और प्रिय को कहा गया कि वह माया के सभी फोन कॉल्स की निगरानी रखे। लेकिन विनय चुप बैठने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें विनय और एक महिला, जो उसकी कथित बहन थी, यह दावा कर रहे थे कि माया देवी उनकी मां है और आर्यन ने उन्हें फंसा लिया है। वीडियो में कुछ झूठे डॉक्यूमेंट्स और फोटोशॉप की हुई तस्वीरें भी थीं। मीडिया में हलचल मच गई। कुछ चैनल टीआरपी की लालच में बिना पुष्टि के खबरें चलाने लगे। क्या आर्यन मेहरा ने झूठ बोला? क्या वो बुजुर्ग महिला सिर्फ संपत्ति की लालच में लाई गई थी? इस तरह की हेडलाइंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं। आर्यन ने एक बार फिर संयम से काम लिया। उसने तुरंत अपने लीगल टीम को सक्रिय किया और प्रिय को मीडिया के सामने सच्चाई रखने की योजना पर काम करने को कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई स्पष्टीकरण सामने आता, विनय ने एक और चाल चली। उसने कोर्ट में दावा दायर कर दिया कि माया देवी उसकी मां है और आर्यन द्वारा उन्हें जबरदस्ती विला में कैद रखा गया है। अब कहानी केवल भावनाओं की नहीं, कानून की भी बन चुकी थी। आर्यन ने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। ये मेरी मां है और अब कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता, उसने प्रिय से कहा। और इसी के साथ कहानी ने मोड़ लिया एक बड़े कानूनी, भावनात्मक और नैतिक संग्राम की ओर। मुंबई की अदालत में अब एक अनोखा केस दर्ज हो चुका था,
एक प्रसिद्ध उद्योगपति और एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला के बीच का रिश्ता, और एक ऐसे व्यक्ति का दावा जो खुद को उस महिला का असली बेटा बता रहा था। यह मामला अब सिर्फ निजी नहीं रहा था, यह एक सार्वजनिक बहस बन चुका था जिसमें भावनाएं, कानून और सच्चाई तीनों टकरा रहे थे। आर्यन मेहरा, जिसने अपने पूरे जीवन में कभी मीडिया को अपने निजी जीवन में झांकने नहीं दिया, अब हर न्यूज़ चैनल का चेहरा बन चुका था। विरोधी वकील ने कोर्ट में जोर देकर कहा, हमारे मुवक्किल श्री विनय ठाकुर के पास पर्याप्त दस्तावेज हैं जो सिद्ध करते हैं कि माया देवी उनकी जैविक मां हैं। आर्यन की तरफ से बचाव कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत राव ने पलटवार किया, तो फिर डीएनए रिपोर्ट का क्या? क्या विज्ञान को भी झूठा ठहराया जाएगा? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अदालत ने दोनों पक्षों को 10 दिन का समय दिया सबूत और गवाह प्रस्तुत करने के लिए। इसी दौरान प्रिय और आर्यन ने विनय की हरकतों की एक परत खोलनी शुरू की। प्रिय ने एक पुराने पत्रकार मित्र की मदद से विनय ठाकुर की झूठी पहचानों, पुराने केस रिकॉर्ड और फर्जी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी की जानकारी जुटाई। उसने उन दो बुजुर्गों से भी संपर्क किया जो पहले विनय के झांसे में आ चुके थे। वे दोनों दिल्ली और जयपुर में रहते थे और विनय द्वारा की गई धोखाधड़ी के गवाह थे। लेकिन तब उनके पास साहस नहीं था कि वे अदालत तक जाएं। इस बार प्रिय ने उन्हें विश्वास दिलाया, अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो कल कोई और माया देवी बनाकर किसी और की जिंदगी लूट ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर विनय अब भी माया को भ्रमित करने की कोशिश में लगा हुआ था। किसी अज्ञात नंबर से विला के पास स्थित टेलीफोन बूथ से कॉल आई, मां, तुम अब भी उन्हें पहचान नहीं पा रही। वो तुम्हें जबरदस्ती उस घर में रखे हुए हैं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी? माया की मानसिक स्थिति अब पहले से बेहतर थी, पर इस तरह की कॉल्स उसे फिर से कर देती थीं। आर्यन ने सुरक्षा और कड़ी कर दी और माया का फोन पूरी तरह बंद करवा दिया। वह रोज शाम को माया के साथ समय बिताता, पुराने पारिवारिक गीत गाता, उनकी पसंद की खिचड़ी बनवाता और बनारस की तस्वीरें दिखाता। एक दिन माया ने धीरे से आर्यन की हथेली पर हाथ रखा और बोली, तेरी आंखों में तेरे पिता की छवि दिखती है। प्रिय और आर्यन दोनों स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब माया ने खुद से आर्यन की पहचान को किसी भावनात्मक आधार पर स्वीकार किया था। यह सिर्फ याददाश्त की झलक नहीं थी, यह एक मां के दिल की पुकार थी। 10वें दिन अदालत में गहमागहमी का माहौल था। विनय का वकील बोला, हमारे पास मां बेटे की एक पुरानी तस्वीर है, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें माया देवी एक बच्चे को लोरी गा रही हैं। वो बच्चा विनय ही है। प्रशांत राव ने एक लंबा श्वास लिया और उत्तर दिया, मिलिए हमारे गवाहों से श्री मनोहर लाल और श्रीमती विभा देवी। ये दोनों वही हैं जिन्हें विनय ने पहले ठगा था। इनका अनुभव बिल्कुल एक जैसा है और इन दोनों के बयान एक जैसी स्क्रिप्ट पर आधारित हैं जो विनय बार बार अलग अलग पीड़ितों पर आजमाता रहा है। कोर्ट में जब मनोहर लाल ने अपना बयान दिया, उसने मुझे भी पिता कहा था। वही वीडियो, वही आंसू, वही फर्जी पेपर, तो पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। प्रशांत राव ने इसके बाद डीएनए रिपोर्ट को सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया, जिसे सरकारी प्रयोगशाला द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी दी गई जिसमें माया के मानसिक तनाव और स्मृति दुर्बलता का उल्लेख था। तब कोर्ट ने माया देवी को गवाही के लिए बुलाया। सबकी नजरें उनकी ओर थीं। जज ने नरमी से पूछा, माया देवी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके बेटे का नाम क्या है? माया कुछ क्षण चुप रहीं। उनकी आंखें बंद थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, वह मेरी दुनिया था, मेरा चांद। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और सीधा आर्यन की ओर देखा। तू ही है ना जो मां को रोशनी में लाया। कोर्ट में खामोशी छा गई।
फैसला कुछ दिन बाद सुनाया गया। जज ने कहा, डीएनए रिपोर्ट, माया देवी की स्वीकारोक्ति और विनय ठाकुर के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए गवाहों व दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्यन मेहरा ही माया देवी का वास्तविक पुत्र है। विनय ठाकुर के खिलाफ फर्जीवाड़ा और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज किया जाए। आर्यन ने गहरी सांस ली और प्रिय की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, पर आज वे आंसू हार के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। बाहर मीडिया लाइन लगाए खड़ी थी, लेकिन आज आर्यन ने कोई बयान नहीं दिया। वह चुपचाप माया का हाथ थामे विला की ओर निकल गया। यह लड़ाई उसने केवल अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि हर उस बुजुर्ग के लिए लड़ी थी जिसे समाज ने भुला दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विनय जेल गया, पर उसकी गिरफ्तारी के बाद कई और परतें खुलने लगीं, एक संगठित गिरोह की, जो बुजुर्गों की पहचान का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करता था। अब आर्यन के सामने एक और रास्ता था। क्या वह अपने जीवन को केवल एक कारोबारी की तरह जिए, या अब वह इस अनुभव को जनसेवा के रूप में बदल दे? इस प्रश्न का उत्तर अगली कड़ी में मिलेगा। विनय ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही मीडिया का तूफान थोड़ा शांत हुआ, आर्यन मेहरा ने खुद को एक नई स्थिति में पाया, न केवल एक बेटे के रूप में जो अपनी मां को वापस पा चुका था, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जिसे अब बहुत कुछ साफ और स्थायी रूप से ठीक करना था। माया देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। उनका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर लगता था। स्मृतियां अब भी बिखरी हुई थीं, लेकिन उनके शब्दों में अब डर और अनिश्चितता की जगह विश्वास और अपनापन था। एक दिन शाम के वक्त आर्यन उन्हें समुद्र किनारे टहलाने ले गया। नारंगी आसमान के नीचे माया ने उसकी ओर देखा और पूछा, तू अभी भी वही है ना जो छोटी सी नाव में बैठकर मुझे कहता था, माँ हम चांद तक चलें? आर्यन का गला रुंध गया। हाँ माँ, वही आर्यन हूँ, और आज भी तुम्हें चांद तक ले चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। माया हंस पड़ी, लेकिन उनकी आंखें गीली थीं। उस शाम के बाद आर्यन ने एक फैसला लिया। वो अब सिर्फ अपनी मां की देखभाल नहीं करेगा, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए कुछ करेगा जो ऐसे ही अपनों से बिछुड़ चुके हैं या जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं। वह प्रिय के साथ एक योजना पर काम करने लगा। प्रकाश केंद्र, एक संस्था जो खोए हुए या मानसिक रूप से अस्थिर बुजुर्गों की सहायता करेगी। वहां न सिर्फ मानसिक और शारीरिक देखभाल की जाएगी, बल्कि उनके परिवारों को खोजने के लिए भी तकनीक और मानव संसाधन लगाए जाएंगे। प्रिय ने इस विचार को विस्तार दिया, आर्यन, हम इसे सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बना सकते हैं। हर माँ को उसका बेटा और हर बेटे को उसकी माँ, यही हमारा नारा होना चाहिए। आर्यन मुस्कुराया। तुम्हारे साथ सब कुछ मुमकिन लगता है प्रिय। उसी हफ्ते वे दोनों नेत्रहीनों के एक स्कूल में एक कार्यक्रम में गए, जहां माया देवी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मंच पर जब माया ने बोलना शुरू किया, तो पूरा हाल स्तब्ध था। मैं एक मां हूं जो 30 साल तक अपनी पहचान खो बैठी थी। आज जब मेरा बेटा मुझे वापस मिला है, तो मुझे यकीन हुआ है कि वक्त चाहे जितना भी लगे, सच्चा रिश्ता रास्ता ढूंढ ही लेता है। तालियां गूंज उठीं। मंच से नीचे उतरते वक्त माया ने प्रिय का हाथ थामा और बोली, तू भी मेरी बेटी ही है। प्रिय कुछ पल तक कुछ कह नहीं पाई, फिर झुककर माया के चरण छू लिए। उस क्षण में जैसे 3 टूटे हुए दिल एक साथ जुड़ गए। हालांकि विनय का मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ था। पुलिस की जांच से यह सामने आया कि विनय सिर्फ एक मोहरा था, एक बड़े गिरोह का सदस्य जो खोए हुए या मानसिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को लॉस्ट आइडेंटिटी स्कीम के तहत लक्षित करता था। वे उन्हें ढूंढते, उनकी पहचान का फायदा उठाकर फर्जी वसीयतें बनवाते और उन्हें तथाकथित बेटा या रिश्तेदार बनकर संपत्ति पर कब्जा कर लेते।
प्रकाश केंद्र के शुभारंभ से पहले ही यह खबर आर्यन तक पहुंची। उसके भीतर एक नई आग जल उठी। अब यह सिर्फ एक सामाजिक सेवा का मिशन नहीं था, यह न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। आर्यन और प्रिय ने मिलकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, केस स्टडीज प्रस्तुत की और प्रकाश केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलाने के लिए पैरवी शुरू की। इस दौरान माया देवी को भी एक न्यायिक गवाह के रूप में दर्ज किया गया, क्योंकि उनकी यादों के कुछ अंश उस गिरोह की गतिविधियों से जुड़ते दिख रहे थे। एक रात जब सब सो चुके थे, माया अचानक जागी। उन्होंने प्रिय को बुलाया, जो हमेशा की तरह विला के गेस्ट रूम में ठहरी हुई थी। प्रिय, मुझे कुछ याद आया है। प्रिय उठकर उनके पास गई। क्या माँ? वो अस्पताल जहां मैं थी, एक और महिला थी वहां, बहुत डरी हुई। एक आदमी आता था, हमें कुछ कागजों पर साइन करवाता था, कहता था कि हमें नया जीवन मिलेगा। प्रिय सतर्क हो गई। क्या आप उसका चेहरा याद कर सकती हैं? नहीं, पूरा नहीं, लेकिन उसकी आंखें वो एक बार में झपकती नहीं थीं। और उसकी अंगुली पर एक बड़ा सा सोने का छल्ला था, लाल पत्थर वाला। प्रिय ने तुरंत यह जानकारी नोट की। यह विवरण पुलिस के पास भेजा गया और अगली सुबह यह पुष्टि हुई कि यह व्यक्ति जगजीत सिंह था, जो उस गिरोह का मास्टरमाइंड था। अब आर्यन के सामने दो मोर्चे थे, एक ओर अपनी मां को पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित रखना, दूसरी ओर उस संगठित अपराध के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। फिर आया प्रकाश केंद्र का उद्घाटन। वहां मीडिया, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सब मौजूद थे। माया देवी ने वहां एक बार फिर अपने बेटे का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, अगर आज आर्यन मुझे न मिलता तो मैं शायद फिर खो जाती, लेकिन अब मैं नहीं खोऊंगी और चाहती हूं कि कोई और मां भी न खोए। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उसी शाम आर्यन ने मंच से एक नई घोषणा की, हम प्रकाश केंद्र को सिर्फ एक संस्था नहीं, एक जनांदोलन बनाएंगे। हर राज्य, हर शहर में इसकी शाखा होगी। और जो कोई भी अपने परिजनों को खोज रहा है या जो कोई अपने जीवन के अंधेरे कोनों में खो गया है, हम उसकी रोशनी बनेंगे। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह सिर्फ एक कहानी की परिणति नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। लेकिन अंधेरे अभी भी बाकी थे। जगजीत सिंह अब भी गिरफ्त से बाहर था। प्रकाश केंद्र की उद्घाटन सफलता के बाद आर्यन और प्रिय को समाज से भरपूर समर्थन मिलने लगा। मीडिया में भी उनकी कहानी एक मिसाल बन गई थी, एक बेटा जो अपनी मां को पाकर न सिर्फ अपना जीवन बदलता है, बल्कि औरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने का व्रत लेता है। लेकिन उस प्रकाश के बीच एक परछाई और गहराने लगी थी। एक सुबह जब प्रिय कार्यालय में कुछ नए मामलों की फाइलें देख रही थी, उसे एक नाम बार बार दिखाई दिया, शांति देवी। वह महिला कई बार अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती हुई थी, लेकिन हर बार किसी अनजान रिश्तेदार द्वारा उसे ले जाया गया और फिर कभी वापस नहीं आई। प्रिय को शक हुआ। उसने तुरंत आर्यन को बुलाया। आर्यन, यह मामला देखो। यह महिला 3 अलग अलग जगहों से अचानक गायब हुई और सब जगह पर एक ही व्यक्ति ने दस्तखत किए हैं, जगजीत सिंह के नाम से नहीं, बल्कि नकली नाम कमल नाथ के तहत। आर्यन ने फाइलें ध्यान से देखीं। उसकी आंखों में गुस्से की एक लहर उठी। वो अब भी काम कर रहा है प्रिय। हमारी मां की तरह और भी कितनी माएं अब भी उस जाल में फंसी हुई हैं। दोनों ने तुरंत पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का आग्रह किया। इसी बीच एक नया मोड़ आया। माया देवी, जो अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और सजीव लगती थीं, एक दिन अचानक चुप हो गईं। खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। प्रिय चिंतित हो गई।
उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ माँ? माया की आंखें झील जैसी स्थिर थीं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। एक सपना देखा उस रात का जब सब कुछ खत्म हो गया था। प्रिय चुप रही। मेरे सामने आग थी और एक बच्चा रो रहा था, पर वो आर्यन नहीं था। प्रिय ने सांस रोकी। फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम अब इसकी नहीं, मेरी माँ हो। फिर अंधेरा हो गया। आर्यन जब यह सुना तो उसका मन हिल गया। क्या जगजीत सिंह ने माया को एक बच्चे के रूप में किसी और को माँ के रूप में सौंपा था? या क्या उसकी योजना और गहरी थी? वह जानता था यह एक मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है, पर वो जोखिम नहीं ले सकता। आर्यन ने फैसला किया कि अब वह सीधे जगजीत सिंह के अतीत में उतरेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार मित्र की मदद से उसे पता चला कि जगजीत सिंह का असली नाम जगदीप बख्शी था। वह एक समय में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित समाज सेवक के रूप में जाना जाता था, जिसने एक ट्रस्ट खोला था, आश्रय फाउंडेशन, जहां मानसिक रूप से विक्षिप्त और बेसहारा लोगों को पुनर्वास दिया जाता था। लेकिन कुछ साल बाद उस ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार, मानव तस्करी और धोखाधड़ी के आरोप लगे, पर सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया। आर्यन ने प्रिय से कहा, हम वहीं से शुरू करेंगे, आश्रय फाउंडेशन से। दोनों दिल्ली पहुंचे। वह इमारत अब बंद थी, खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसके पुराने कर्मचारियों में से एक रमेश चौहान आज भी पास ही एक चाय की दुकान चलाता था। जब आर्यन और प्रिय उससे मिलने पहुंचे, रमेश पहले तो घबरा गया। लेकिन जब उसे भरोसा हुआ कि ये लोग पुलिस नहीं हैं और सच जानना चाहते हैं, उसने बोलना शुरू किया। साहब, वो जगदीप साहब बहुत चालाक थे। बाहर से समाज सेवक, अंदर से शैतान। हमें कहते थे कि इन लोगों का कोई नहीं, इन्हें नया नाम दो, नया पहचान दो और फिर किसी को माँ बना दो, किसी को चाची, किसी को दादी। और बाद में जब उस पहचान पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती तो उन्हें गायब कर दिया जाता। प्रिय ने पूछा, गायब मतलब मारा जाता था? रमेश ने कांपते हुए कहा, कुछ को हॉस्पिटल भेजते थे, कुछ को सड़क पर छोड़ देते थे और कुछ। वह चुप हो गया। आर्यन का गुस्सा अब उबाल पर था। क्या तुमने माया देवी को देखा था वहां? रमेश ने सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, एक बूढ़ी औरत थी, चुपचाप रहती थी। एक लड़का रोज आता था, उसे माँ कहता था। नाम शायद विनय ही था। आर्यन और प्रिय ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह वही कड़ी थी जो अब तक अधूरी थी। विनय भी उस गिरोह का हिस्सा था और शायद उसी ने माया को जगदीप के निर्देश पर वर्षों तक कब्जे में रखा। अब आर्यन के पास कई नाम थे, कुछ पते थे और गवाह भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, जगदीप उर्फ जगजीत कहाँ है? अगले ही दिन प्रिय को एक अज्ञात ईमेल मिला। विषय पंक्ति में लिखा था, तुम जिसे माँ कहते हो वो माँ नहीं है, मिलो मुझसे अकेले। आर्यन ने ईमेल देखा। वह न तो किसी आधिकारिक डोमेन से था, न ही उसमें कोई स्पष्ट स्थान लिखा था, बस एक क्यूआर कोड जो एक गूगल मैप लिंक की ओर ले जा रहा था। लिंक खुलते ही लोकेशन सामने आया, जयपुर, एक पुराना हवेली जैसा गेस्ट हाउस। आर्यन ने तुरंत प्रिय की ओर देखा। यह उसका जाल भी हो सकता है, प्रिय ने चेताया। या यह हमारी आखिरी कड़ी? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया। जयपुर की उस पुरानी हवेली तक का सफर आर्यन और प्रिय दोनों के लिए एक भावनात्मक और मानसिक युद्ध की तरह था। गूगल मैप के क्यूआर कोड ने उन्हें जिस जगह तक पहुंचाया, वह शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान, टूटी फूटी इमारत थी, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ झलकते थे। हवेली का मुख्य दरवाजा जिंद खाया हुआ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि भीतर से एक धीमी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। प्रिय ने आर्यन की कलाई पकड़ी।
आर्यन, यह सब कुछ बहुत अजीब है। हमें पुलिस के साथ आना चाहिए था। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर यह वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो मुझे उससे अकेले बात करनी होगी। यह व्यक्तिगत है। प्रिय ने झिझकते हुए सिर हिलाया। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, और जैसे ही वह भीतर कदम रखता है, उसके सामने एक लंबा चौड़ा हॉल दिखाई देता है, जिसके केंद्र में एक टेबल है, उस पर एक लैंप जल रहा है, और ठीक पीछे एक चेयर पर बैठा हुआ एक वृद्ध पुरुष, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें जो किसी पुरानी लाश की तरह भावहीन लगती थीं। वह पुरुष उठ खड़ा हुआ। स्वागत है, आर्यन, उसने धीमे और गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम्हें आने में थोड़ा वक्त लग गया। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। जगदीप बख्शी। वह मुस्कुराया। अब इस नाम से कोई नहीं बुलाता मुझे। लोग तो मुझे भूल भी चुके हैं, पर तुमने नहीं भुलाया। दिलचस्प है। तुम्हें क्या हक था मेरी मां को छीनने का? 30 साल। वो 30 साल क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं थे? जगदीप ने टेबल की ओर इशारा किया। बैठो। सब बताएंगे, पर सवाल से नहीं, कहानी से। आर्यन बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ थीं। जगदीप ने बोलना शुरू किया। वर्ष 1992। मैं उस समय समाज सेवा के क्षेत्र में नया था, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक चीज थी, पावर। मैंने देखा कि बेसहारा लोग, विशेषकर महिलाएं, कितनी जल्दी किसी पर भरोसा कर लेती हैं। वो अपने अतीत को भूलने के लिए तैयार रहती हैं, और मैं उन्हें एक नया अतीत देता था। नया नाम, नई पहचान, और फिर उन्हें इस्तेमाल करता था। आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, और तुमने मेरी मां को भी वही बना दिया। नहीं, तुम्हारी मां एक दुर्घटना का शिकार थी। जब तुम्हारे घर में आग लगी, मैं उसी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गया था। तुम्हारी मां घायल मिली। कोई पहचान नहीं थी। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे अस्पताल भेजा तो पुलिस केस बनेगा। इसलिए मैंने उसे अपने ट्रस्ट में लाया। पहले तो सोचा था इलाज कराऊंगा, ठीक होगी तो छोड़ दूंगा। पर कुछ हफ्तों में मैंने देखा उसका चेहरा, उसकी आंखें। वह चुप हो गया। वो मुझे मेरी मरी हुई बहन की याद दिलाने लगी। बचपन में मेरी बहन मुझसे दूर हो गई थी, और मैं उसे कभी नहीं बचा पाया। माया, तुम्हारी मां, मेरे लिए मेरी बहन बन गई। फिर मेरी मां। फिर मैं उसे छोड़ नहीं पाया। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, या यूं कहो, तुमने जानबूझकर उसे उसकी पहचान से दूर कर दिया, ताकि तुम्हारा झूठा साम्राज्य चलता रहे। जगदीप हंसने लगा। शायद, पर तुम ये नहीं समझोगे। तुम एक बेटे हो जो अपनी मां को खो बैठा। मैं एक भाई था जिसने बहन को खोया। फर्क बस इतना है कि तुमने मां को पाया, और मैंने फिर से खो दिया। प्रिय, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ी थी, आगे आई। तुमने माया देवी जैसी सैकड़ों औरतों को अपनी मरी हुई बहन का प्रतिनिधि बनाकर उनका जीवन लूट लिया। जगदीप अब गंभीर हो गया। तुम सही हो, पर मैं थका हूं, प्रिय। इस उम्र में अब कोई बचाव नहीं कर सकता। मैं मरने से पहले सच बोलना चाहता था। तुम्हारी मां की पहचान मैं छीनना नहीं चाहता था, मैं बस उसे रोकना चाहता था, ताकि वो कहीं और न जाए। पर अब मैं हार गया। वह उठा और एक पुराना बक्सा टेबल पर रखा। यहाँ वो सब फाइलें हैं जिनमें हर महिला की असली पहचान है, जिनका जीवन मैंने छीना। और उसमें तुम्हारी मां की भी तस्वीरें हैं, उसके जलने के बाद, उसके इलाज के दौरान, सब कुछ।
एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि उसने एक दिन कहा था मेरा बेटा जिंदा है, वो मुझे ढूंढेगा, और तुमने ढूंढ लिया। आर्यन ने बक्सा खोला। सच उसके सामने था। दर्दनाक परंतु सत्य। जगदीप ने आखिरी बार आर्यन को देखा। तुम जीत गए। अब मुझे सजा दो। पुलिस को बुलाओ या मुझे यहीं छोड़ दो। मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय अब तुम्हारे हाथ में है। आर्यन ने प्रिय की तरफ देखा, फिर अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हमें जयपुर के पुराने हवेली पर पुलिस भेजनी है, एक कबूलनामे के साथ। फोन कटते ही उसने जगदीप से कहा, मैं तुम्हें वो सजा नहीं दे सकता जो तुम्हारे कर्मों के लिए कम हो, पर मैं ये कर सकता हूं कि तुम्हारे आखिरी दिन तुम्हारे ही सच के बोझ तले गुजरें। जगदीप मुस्कुरा दिया। अच्छा फैसला है बेटा। पुलिस के आने में अभी थोड़ी देर थी, लेकिन हवेली के अंदर अब खामोशी नहीं थी। वह खामोशी जो असल में सन्नाटा नहीं, बल्कि सच्चाई की भारी सांसें थीं, जो दीवारों के बीच गूंज रही थीं। आर्यन ने मेज पर रखा वह पुराना लोहे का बक्सा फिर से खोला, उसके भीतर की फाइलों को एक-एक कर देखना शुरू किया। प्रिय उसके पास आकर बैठी, उसकी नजरें उन दस्तावेजों पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। ये सिर्फ तुम्हारी माँ की कहानी नहीं है आर्यन, उसने धीरे से कहा, ये उन दर्जनों महिलाओं की आवाज है जो कभी सुनी ही नहीं गईं। आर्यन ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, और अब वक्त है उन्हें सुना जाए। पहली फाइल पर लिखा था सावित्री देवी, उम्र 42 वर्ष, गांव झांसी के पास। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें जल गई थीं, पर होठों पर अब भी कुछ कहने की कोशिश थी। दूसरी फाइल रुखसाना बेगम, लखनऊ। तीसरी चंपा, पश्चिम बंगाल। हर नाम के पीछे एक त्रासदी, एक नई पहचान और एक झूठा जीवन। जगदीप अब चुपचाप दीवार के पास बैठा था। वह जानता था कि ये फाइलें अब सिर्फ उसके अपराधों का हिसाब नहीं थीं, बल्कि उसकी आत्मा की कब्र भी थीं। प्रिय ने धीरे से एक कागज उठाया। यह एक हस्तलिखित पत्र था। तारीख पुरानी थी, 12 अप्रैल 1994। उसमें लिखा था, अगर कभी कोई इस चिट्ठी को पढ़ रहा हो और मुझे याद करने की कोशिश कर रहा हो, तो जान ले मेरा नाम माया है। मुझे नहीं मालूम मेरा परिवार कहाँ है, पर एक धुंधली सी छवि मेरे ज़हन में है, एक बच्चा जिसकी आंखों में मैंने पूरी दुनिया देखी थी। अगर वो बच्चा कभी बड़ा होकर मुझे ढूंढे तो उसे कहना, माफ करना बेटा, माँ को समय बहुत पहले लूट ले गया था। प्रिय की आंखें नम हो गईं। उसने वह पत्र आर्यन को थमाया। आर्यन चुप रहा। उस चुप्पी में एक ज्वालामुखी था, वर्षों की पीड़ा, सवाल और अब एक टुकड़ा सत्य। हमें ये सब फाइलें प्रेस तक पहुंचानी चाहिए, प्रिय ने कहा। सिर्फ पुलिस को नहीं, पूरी दुनिया को जानना होगा कि ये सब क्या हुआ है। आर्यन ने सिर हिलाया। लेकिन पहले मेरी माँ, वो अब भी मेरी जिम्मेदारी है। उसे इन सब से दूर रखना होगा। वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। हम दोनों साथ हैं, प्रिय ने कहा। अब यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है आर्यन। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस आ चुकी थी। जगदीप बख्शी ने सर झुका लिया और बिना प्रतिरोध के उठकर उनके साथ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उसने अंततः अपना बोझ नीचे रख दिया हो। पुलिस अधिकारी ने आर्यन से कहा, हम इन दस्तावेजों को जब्त करेंगे और फॉरेंसिक टीम को भेजेंगे। इसके बाद एक विस्तृत जांच शुरू की जाएगी। आर्यन ने फाइलें सौंप दीं, लेकिन उनमें से एक कॉपी उसने पहले ही निकालकर अलग रखी थी। यह मीडिया को जाएगी, उसने प्रिय से कहा। अगले कुछ दिनों में जयपुर और फिर पूरे भारत में एक सनसनी फैल गई।
सावित्री प्रकरण, एक ट्रस्ट की आड़ में मानव तस्करी और पहचान लूटने का मामला उजागर। 30 साल बाद आर्यन मेहरा ने अपनी मां को वापस पाया और दर्जनों अन्य महिलाओं की कहानी सामने लाई। टीवी चैनलों पर बहस, सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट और कैंडल मार्च। यह अब सिर्फ एक बेटे की मां से मुलाकात की कहानी नहीं थी, यह एक आंदोलन बन चुका था। आर्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मंच पर वह प्रिय और कुछ महिला अधिकार कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं आज यहाँ एक बेटे की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, आर्यन ने कहा, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों की ओर से खड़ा हूँ जिनकी माएं जिंदा होते हुए भी गुम थीं, जिनकी आवाजें सालों तक दबी रहीं। मेरी मां की तरह बहुत सी औरतें आज भी ट्रॉमा, खोई हुई पहचान और समाज के बहिष्कार का शिकार हैं। हम उनके लिए एक नया केंद्र शुरू कर रहे हैं, स्वरमाया, एक ऐसा स्थान जहां उन्हें पुनर्जीवन मिलेगा। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। प्रिय ने मंच पर कहा, हमने सिर्फ एक कहानी नहीं खोदी, हमने कई आत्माओं की आजादी लिखी है। उस रात आर्यन और प्रिय अपनी मां माया के साथ बैठे थे। माया अब भी अक्सर चुप रहती थीं, लेकिन अब उस चुप्पी में डर नहीं, शांति थी। आर्यन ने उन्हें धीरे से वह पुराना पत्र पढ़कर सुनाया। माया की आंखें भर आईं। मां, उसने कहा, अब वक्त है तुम्हें तुम्हारा नाम वापस देने का। अब तुम सिर्फ किसी ट्रस्ट की मरीज नहीं, तुम हो माया देवी मेहरा, मेरी मां। माया ने उसका हाथ थाम लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। तुम मिल गए हो, अब सब कुछ फिर से जीना चाहती हूं। प्रिय ने धीमे से कहा, और हम साथ हैं, हमेशा। आर्यन मेहरा के जीवन में जो तूफान आया था, अब वह केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रह गया था। यह एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था, और इस बार लड़ाई न्याय की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिका माया देवी मेहरा बनाम सावित्री ट्रस्ट एक ऐतिहासिक मुकदमा बन गया। मीडिया में इसे मां की पहचान मुकदमे का नाम दिया गया था। आर्यन हर रोज अदालत जाता, प्रिय साथ होती। माया देवी अब घर में आराम कर रही थीं, लेकिन अब उनके चेहरे पर वही रिक्तता नहीं थी। धीरे धीरे स्मृतियों की रेखाएं उनके चेहरे पर जीवन के रंग भरने लगी थीं। पहली सुनवाई में ही बचाव पक्ष ने याचिका को खारिज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का संचालन पूर्ण रूप से वैधानिक था और माया देवी वहां स्वेच्छा से रह रही थीं। आर्यन का वकील विधि सेनगुप्ता, जो सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती थीं, खड़ी हुई। माई लॉर्ड, उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, यह मुकदमा सिर्फ एक महिला की पहचान का नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की आत्मा की पुकार है जिन्हें अपनी स्मृति, अस्तित्व और सम्मान से वंचित किया गया। हम यहाँ यह सिद्ध करेंगे कि सावित्री ट्रस्ट ने अपनी संस्था की आड़ में एक सुनियोजित मानवाधिकार हनन का तंत्र चलाया, जिसमें माया देवी केवल एक पीड़िता नहीं, बल्कि जीवित प्रमाण हैं। न्यायाधीश ने सर हिलाया और मुकदमा औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। गवाहियों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले डॉक्टर लता शर्मा, जो ट्रस्ट में वर्षों से मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थीं, सामने आईं। डॉक्टर शर्मा, विधि ने पूछा, क्या आपको याद है माया देवी को कब लाया गया था? लगभग 25 साल पहले, डॉक्टर ने कहा। वो मानसिक रूप से बहुत अस्थिर थीं। क्या उन्हें किसी परिजन से संपर्क करवाने का प्रयास किया गया? डॉक्टर थोड़ी असहज हुई। नहीं, व्यवस्था ऐसी नहीं थी। क्या आपने कभी उन्हें उनका नाम, पहचान या अतीत याद दिलाने की कोशिश की? नहीं, यह संस्था की नीति के खिलाफ था। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। विधि ने कड़े स्वर में कहा, तो यह स्पष्ट है कि ट्रस्ट की नीति यह थी कि अगर कोई महिला अपनी पहचान भूल चुकी है तो उसे भूलने दिया जाए। यह संस्था पुनर्वास का केंद्र थी या भुला देने की प्रयोगशाला? बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई,
लेकिन न्यायाधीश ने गवाही को जारी रखने की अनुमति दी। अगली गवाही आर्यन की थी। वह कटघरे में खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, एक बच्चा और उसकी माँ मुस्कुराते हुए, एक दिवाली की शाम को। मैं इस तस्वीर को रोज देखता था, उसने कहा। मैंने अपनी माँ को कभी मरी नहीं माना। मैं जानता था कि वह कहीं हैं और उन्हें वापस लाना मेरा फर्ज है। वकील ने पूछा, आपको कैसे विश्वास हुआ कि ट्रस्ट में मिली महिला आपकी माँ है? आर्यन ने गहरा सांस लिया। शुरू में शक हुआ, लेकिन जब उन्होंने वही ललेबाएं गुनगुनाई जो मैं बचपन में सुनता था, जब उन्होंने वह पुराना नीला रूमाल निकाला जो मेरी माँ ने खुद बुना था, तब शक की कोई जगह नहीं बची। फिर विधि ने अदालत के समक्ष डीएनए रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें माया देवी और आर्यन का 99.99% मिलान था। जज ने रिपोर्ट की कॉपी हाथ में ली और कहा, यह वैज्ञानिक प्रमाण स्पष्ट करता है कि माया देवी ही आर्यन की मां है। लेकिन मुकदमा यहीं नहीं रुका। अगले दिन अदालत में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र त्रिवेदी, जो वर्षों से पर्दे के पीछे थे, कोर्ट में हाजिर हुए। वह उम्रदराज थे, पर आवाज अब भी तीखी थी। यह सब एक साजिश है, उन्होंने कहा। हमने सैकड़ों बेसहारा महिलाओं को सहारा दिया। यह युवक सिर्फ हमारे नाम को बदनाम करना चाहता है। विधि मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजेंद्र जी, क्या आप इन दस्तावेजों को पहचानते हैं? उन्होंने मेज पर दर्जनों कागज फैलाए, माया देवी के प्रवेश दस्तावेज, डॉक्टरों की रिपोर्ट और सबसे अहम एक हस्ताक्षर किया हुआ आदेश जिसमें लिखा था कि माया देवी का अतीत महत्वहीन है, उन्हें नया नाम दिया जाए, सावित्री संख्या 47। राजेंद्र त्रिवेदी हतप्रभ रह गए। फिर विधि ने अदालत में एक और गवाह पेश किया, सरिता बाई, जो ट्रस्ट में नौकरानी के रूप में काम करती थीं और अब सेवानिवृत्त थीं। मैंने खुद देखा है, सरिता बोली। हर उस औरत को जिसने अपने परिवार की बात की, उसे या तो और दवाइयां दी जाती थीं या बंद कर दिया जाता था। पूरा अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। इस बीच बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों के हाथों में तख्तियां थीं, न्याय चाहिए, मां की पहचान वापस दो, सावित्री ट्रस्ट की जांच हो। प्रिय अब भी आर्यन के साथ खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ प्रेमिका नहीं, आंदोलन की एक सशक्त स्तंभ बन चुकी थी। वह महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अभियान चला रही थी, मौन नहीं अब, जिसमें ट्रस्ट से जुड़ी अन्य महिलाओं की पहचान ढूंढने का काम हो रहा था। फिर आया वह दिन जब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आर्यन, प्रिय और विधि अदालत की सीढ़ियों पर बैठे थे। शाम का सूरज ढल रहा था। प्रिय ने कहा, तुम्हारी लड़ाई अब सिर्फ एक केस नहीं रही, आर्यन। यह सच्चाई की लौ बन गई है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और ये लौ बुझने नहीं देंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में वह दिन विशेष था। अदालत में केवल एक निर्णय नहीं आना था, बल्कि एक युगांतकारी सत्य को उजागर होना था। कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। माया देवी केस अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। अंदर न्यायाधीश जस्टिस यशपाल राठौड़ ने बेंच पर स्थान ग्रहण किया। अदालत में सन्नाटा छा गया। आर्यन, प्रिय, विधि और माया देवी पहली पंक्ति में बैठे थे। माया देवी की आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता और चेतना लौट आई थी। यह अदालत, जस्टिस राठौड़ बोले, माया देवी उर्फ सावित्री संख्या 47 के मामले में पर्याप्त साक्ष्य, गवाहियां और डीएनए परीक्षणों के आधार पर यह निर्णय देती है कि वादी आर्यन मेहरा माया देवी के पुत्र हैं और माया देवी को जबरन ट्रस्ट में रखे जाने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यह केवल कानूनी जीत नहीं थी, यह उसकी आत्मा की पुकार का उत्तर था।
लेकिन निर्णय यहीं समाप्त नहीं हुआ। सावित्री ट्रस्ट, जस्टिस राठौड़ ने आगे कहा, पर मानवाधिकार हनन, जबरन पहचान छुपाने, मानसिक शोषण और झूठी पहचान के आधार पर कई महिलाओं को अपने नियंत्रण में रखने के गंभीर आरोप हैं। अदालत केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देती है कि इस ट्रस्ट की तत्काल जांच की जाए और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर उचित कार्यवाही हो। भीड़ में सन्नाटा टूट गया, जैसे किसी ने सदियों पुरानी दीवार को गिरा दिया हो। निर्णय के बाद कोर्टरूम के बाहर मीडिया का जमावड़ा और तीव्र हो गया। विधि सेनगुप्ता ने मीडिया को संबोधित किया, यह निर्णय केवल एक बेटे और मां का मिलन नहीं है। यह हमारे समाज के उन अंधेरे कोनों पर रोशनी डालता है जहां स्त्रियों की पहचान और अस्तित्व को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। आर्यन ने बस इतना कहा, मां को वापस पाना मेरी जीत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उन सैकड़ों माँओं के लिए लड़ना अब मेरा धर्म है। प्रिय उसके पास खड़ी थी, हाथ थामे जैसे कह रही हो, हम साथ हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़ा मोड़ अब आने वाला था। जैसे ही ट्रस्ट पर सरकारी जांच शुरू हुई, एक फाइल सामने आई, फाइल संख्या 13। इस फाइल में माया देवी की प्रविष्टि के समय के दस्तावेज थे और उस पर एक हस्ताक्षर डॉ. नरेश वत्स, ट्रस्ट के सलाहकार मनोचिकित्सक का। आर्यन के होश उड़ गए। डॉक्टर नरेश वही व्यक्ति थे जिन्हें उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के परामर्श के लिए बुलाया गया था। वह वर्षों तक आर्यन के घर आते रहे थे और माया देवी की मानसिक स्थिति को लेकर आर्यन के रिश्तेदारों को लगातार यह समझाते रहे थे कि उन्हें किसी संस्था में भर्ती करना ही उचित होगा। वह वही थे जिन्होंने माया देवी को अस्थायी स्मृति भ्रंश का हवाला देकर अस्पताल से ट्रस्ट भेजा था। आर्यन ने प्रिय से कहा, ये व्यक्ति, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा छलावा है। प्रिय बोली, तुम्हें उनसे मिलना होगा, लेकिन इस बार सच के साथ। डॉक्टर नरेश अब दिल्ली में एक निजी क्लिनिक चला रहे थे। आर्यन और विधि ने वहां पहुंचकर उन्हें नोटिस दिया, कोर्ट ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। पहले तो वह घबरा गए, लेकिन फिर बोले, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं बस अपना काम कर रहा था। लेकिन जब विधि ने फाइल संख्या 13 उनके सामने रखी, जिस पर उनके हस्ताक्षर थे और साथ में माया देवी की अस्पताल से ट्रस्ट भेजे जाने की अनुशंसा पत्र, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने ऐसा क्यों किया? आर्यन की आवाज कांप रही थी। डॉक्टर नरेश ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा था कि माया देवी मानसिक रूप से अस्थिर हैं और अगर उन्हें किसी संस्था में नहीं भेजा गया तो परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उन्होंने पैसे दिए और कहा कि मैं बस एक कागज पर दस्तखत करूं। मुझे नहीं पता था कि वो महिला वर्षों तक वहां बंद कर दी जाएगी। आर्यन की आंखें आग उगल रही थीं। तुम्हारी एक कलम ने मेरी मां की पूरी जिंदगी छीन ली। वापस जयपुर लौटकर विधि ने कोर्ट में एक नया याचिका दाखिल की, आपराधिक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर नरेश और आर्यन के चाचा विवेक मेहरा के खिलाफ। यह केस अब और भी बड़ा हो चुका था। अब यह व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत अन्याय के खिलाफ जंग बन गई थी। माया देवी ने पहली बार खुलकर बयान दिया कोर्ट के समक्ष। मुझे याद है, धीरे धीरे सब याद आ रहा है। मेरा पति चला गया था और मैं टूट गई थी। मेरे देवर ने कहा कि मुझे आराम की जरूरत है। उन्होंने मुझे एक कार में बिठाया और फिर एक अंधेरा कमरा और लोग जो मुझे सावित्री कहने लगे। कोर्ट में मौन छा गया। उनके बयान से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह केवल एक गलती नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। राज्य सरकार ने सावित्री ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। ट्रस्ट की सभी महिला निवासियों को नई पुनर्वास योजना के तहत सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, जहां उनकी पहचान और स्वास्थ्य की विस्तृत जांच की गई।
आर्यन और प्रिय ने मिलकर एक नई संस्था की स्थापना की, स्मृति संकल्प, जो उन महिलाओं के पुनर्स्थापन और पहचान की रक्षा का कार्य करेगी जो मानसिक स्वास्थ्य के नाम पर समाज से काट दी जाती हैं। माया देवी अब उस संस्था की संरक्षक थीं। वह हर सप्ताह महिलाओं से मिलती, उन्हें अपने अनुभव सुनाती और कहती, भूलना बीमारी नहीं है, पर याद दिलाना कर्तव्य है। राजस्थान की शांत हवाओं में अब एक नई गूंज थी, वो गूंज जो कभी एक टूटी हुई माँ की कराह बनकर निकली थी, अब एक आंदोलन की आवाज बन गई थी। माया देवी, आर्यन और प्रिय के जीवन की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां पीड़ा, न्याय और पुनर्निर्माण का संगम हो रहा था। सावित्री ट्रस्ट बंद हो चुका था। डॉक्टर नरेश और विवेक मेहरा पर आपराधिक षड्यंत्र, मानसिक शोषण और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा चल रहा था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और समाज के सामने एक स्पष्ट संदेश गया था, मानसिक स्वास्थ्य के नाम पर किसी की पहचान और गरिमा को कुचला नहीं जा सकता। माया देवी अब स्मृति संकल्प नाम की संस्था की संरक्षक बन चुकी थीं। यह संस्था उन महिलाओं की मदद कर रही थी जिन्हें समाज ने या उनके परिवारों ने मानसिक रूप से बीमार मानकर त्याग दिया था। वे अब केवल पीड़ित नहीं थीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक थीं। एक सुबह जब जयपुर की हवाएं गुलाबी सर्दी की खुशबू ले आई थीं, माया देवी ने आर्यन से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे उस जगह ले चल सकते हो जहां से मेरी यादें टूटी थीं? आर्यन समझ गया, मां अपनी स्मृतियों के धागों को समेटना चाहती थी। वह उन्हें अजमेर ले गया, उस पुराने घर के पास जहां माया देवी और उसके पति कभी रहा करते थे। घर अब खंडहर था। दीवारों पर समय की दरारें थीं और आंगन में कोई नहीं रहता था। लेकिन जैसे ही माया देवी ने उस दरवाजे को देखा, उनके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति आ गई। यही मैंने तुम्हें पहली बार चलना सिखाया था, वह बोली। यहीं उस नीम के पेड़ के नीचे तुमने पहली बार मां कहा था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वह बस मां का हाथ थामे रहा, जैसे उस हर स्मृति को अपने हृदय में समेट लेना चाहता हो। प्रिय पास में खड़ी थी और पहली बार उसने देखा कि माया देवी अब केवल यादों में नहीं जी रहीं, वे उन यादों को फिर से गढ़ रही थीं। कुछ महीनों बाद स्मृति संकल्प का एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में देश भर से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और उन महिलाएं शामिल हुईं जो अब अपने पैरों पर खड़ी थीं। मंच पर माया देवी ने धीमे कदमों से चढ़ते हुए माइक थामा। मैं माया देवी हूं। किसी ज़माने में लोग मुझे सावित्री बुलाते थे। मैं भूल चुकी थी कि मैं कौन हूं, पर किसी की आवाज ने मुझे फिर से याद दिलाया, मां। भीड़ सन्न थी। मुझे सालों तक बताया गया कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, असमर्थ हूं। पर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरा बेटा वापस मिला, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को वापस पाया है। तालियों की गूंज उठी। फिर प्रिय ने माइक संभाला। हमने सीखा है कि न्याय केवल कोर्ट में नहीं मिलता, वह हर उस फैसले में छिपा होता है जो हम अपने डर के खिलाफ लेते हैं। कार्यक्रम के अंत में आर्यन ने एक नई योजना की घोषणा की, मां संवेदना योजना, जिसके अंतर्गत देश के अलग अलग कोनों में छोड़ी गई, गलत पहचान में जी रही या मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा और पुनर्स्थापन की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने इस पहल को समर्थन देने का वादा किया और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से स्मृति संकल्प के काम की सराहना की। पर इस कहानी का सबसे निजी और कोमल मोड़ आया एक शाम, जब आर्यन और प्रिय घर की बालकनी में बैठे थे। नीचे माया देवी बगीचे में फूलों को पानी दे रही थीं। उनके चेहरे पर अब स्थायी मुस्कान थी और उनकी चाल में आत्मविश्वास। प्रिय ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता था कि मां तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी? आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, डर तो था,
लेकिन उससे बड़ा विश्वास था उस छोटे से नीले रेशमी रुमाल में, उस अधूरे गीत में जो माँ गुनगुनाती थीं, उस आवाज में जो मेरे भीतर हमेशा से थी। माँ मुझे नहीं भूली थीं, बस समाज ने उन्हें भुला दिया था। प्रिय ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने माँ को ढूंढा, वह बोली, और मैंने तुम में वो इंसान देखा जो टूटकर भी जुड़ सकता है। अगर तुम चाहो, हम मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा सकते हैं जीवन भर। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वह केवल एक प्रस्ताव नहीं था, यह दो आत्माओं के मिलन की स्वीकृति थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, अब हम माँ के साथ मिलकर उन हजारों बेटों बेटियों की कहानियां भी जोड़ेंगे जिनकी आवाज खो गई थी। समाप्ति नहीं, नई शुरुआत। माया देवी अब सुबह उठकर ध्यान करती थीं, फिर स्मृति संकल्प जाती, जहां नई महिलाएं उनके पास बैठतीं, उनके साथ रोती, हंसती और अपनी पहचान की यात्रा पर निकलती। आर्यन अब एक कॉरपोरेट अधिकारी नहीं था, वह एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बेटा और एक प्रेमी था जो सच्चे अर्थों में पुनर्जन्म ले चुका था। प्रिय अब उसकी साथी थी हर मोर्चे पर, हर संघर्ष में। और उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक नई पट्टिका लगाई गई थी। जहां यादें मिटाई गईं, वहीं से हमने उन्हें फिर से उगाया। माया देवी स्मृति वन। यह कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर माँ जो भुला दी गई, हर बेटा जो बिछड़ गया और हर आत्मा जो फिर से जुड़ना चाहती है, वे सभी इस कहानी का हिस्सा हैं। यह कहानी बताती है कि पहचान केवल नाम या दस्तावेज नहीं है, यह प्रेम, विश्वास और रिश्तों में छिपी वह रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी चीर सकती है। और जहां यह कहानी खत्म होती है, वहीं से हजारों नई कहानियां जन्म लेती हैं।